वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का पेपर है 26 मार्च को होने वाला है, उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी को देखेंगे। साथ ही इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, चाहे कोई भी पॉइंट महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर बच्चों वीडियो लंबी होगी तो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे और हर चैप्टर वाइज हर चैप्टर के हिसाब से हम जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास परिमेय संख्या, यानी वह संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है बच्चों? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे माइनस का 22/7 हो गया, यहाँ पे माइनस का रूट 225 है, तो बच्चों रूट 225 है यानी किसका वर्गमूल होता है? 15 का होता है। 15 के नीचे में 1 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों रूट 225 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार रूट 2 से रूट 2 कट गया तो 4/7 है, ये P बटा Q के रूप में है, तो बच्चों ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। रूट 23 से रूट 23 कट गया तो 3 बच गया, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 में 0 के नीचे 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि 0 में किसी के भाग दो कितना मिलता है? 0। तो बच्चों आंसर क्या मिलेगा? 0। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। माइनस का 1/3 चाहे माइनस का 2/3, इन सबको किस रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। तो क्या कहलाएगी बच्चों? ये परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे बच्चों रूट 2 है, रूट 2 का मान हमेशा क्या रहेगा? रूट 2 ही रहेगा, यानी रूट 2 कभी भी रूट से बाहर आ नहीं सकता है, तो ये भी क्या होगी बच्चों? एक अपरिमेय संख्या। रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, 1 बटा रूट 2 भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार बच्चों जितनी भी संख्या हैं ये सारी कौन सी है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दूं, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है बच्चों? हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? दोनों मिलकर भी हमारी अपरिमेय संख्या ही बनेगी। यानी अगर दो परिमेय और अपरिमेय संख्या को भी जोड़ करो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? भाग के केस में चेंज हो सकता है, क्योंकि गुणा और भाग के केस में क्योंकि हो सकता है रूट हट जाए। बाकी बच्चों परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलती है। जैसे वास्तविक संख्या क्या होती है? अगर मैं परिमेय और प्लस अपरिमेय दोनों संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं, तो दोनों को अगर मैं मिला के कोई संख्या बनाऊं, तो वो क्या कहलाती है बच्चों? हमारी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी वास्तविक संख्या हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो ये सारी क्या हो जाएगी बच्चों? दोनों को मिक्स कर दिया, परिमेय और अपरिमेय। अगला है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों को गुणा करना, वो किसके बराबर होगा? एलसीएम इंटू HCF के बराबर होता है। तो हमें किसी 3 की वैल्यू है वो दे रखी होगी, हमें किसी एक चौथे की वैल्यू निकालनी होगी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी? हमारी एक दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। अगला है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए क्योंकि बहुपद वाले में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अगला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों को एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। a माइनस बी का क्यूब तो a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab, और देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैं, a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, ऐसे भी लिखा जा सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस। तो बच्चों अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a मिलके a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके 3ab स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का फॉर्मूला सेम रहेगा, सब जगह किसका चिन्ह आ जाएगा? यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अगला है यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी एक बार माइनस में लिख दो, a स्क्वायर प्लस ab प्लस का बी स्क्वायर। a क्यूब प्लस का बी क्यूब है तो पहले माइनस का चिन्ह, बच्चों यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, इसके अंदर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ab प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एग्जाम की दृष्टि से पता होनी चाहिए हमें सारे। अगला है बच्चों चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चलो इसको भी देख लेते हैं। बच्चों जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर हमें एलसीएम और एचसीएफ भी आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ का हमें पूरा आइडिया होना चाहिए किस प्रकार से निकालते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। हमें अगर 10 और 20 और 30 दे रखा है तो बच्चों इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? मैं इधर तो इसका एलसीएम निकाल लूँ, इधर क्या निकाल दूं? इनका एचसीएफ। यानी बच्चों ऐसी संख्या का भाग देना जो कौन सी संख्या हो? अभाज्य, यानी 3, 5, 7, 9, जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, वो कौन सी संख्या होती है बच्चों? अभाज्य संख्या। तो देखो दोनों में 0 है, 2 का भाग जाएगा 10 बार और 15 बार, वापस 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार और 15 बार। अब 5 में तो 5 का जाएगा, 15 में 3 का भी जा रहा है, 3 का देंगे, कितना जाएगा बच्चों? 5, और 5 में 5 का भाग जाएगा,
तो इन सबको गुणा करो, 5 को 3 से करो, 15 दूना 30, 30 कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। यानी जो इसका एलसीएम तो कितना होगा 60। यानी अगर दोनों में से किसी एक संख्या के अंदर भी उसका भाग जा रहा है तो बच्चों हमें देना है, और हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही देंगे, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड भी बोला जाता है। एचसीएफ का मतलब है कि दोनों संख्या में उसका भाग जाना चाहिए। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, दोनों में जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, तो 10 और 15 हो गया। अब इसमें 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, नहीं देंगे। 3 का इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, नहीं देंगे। 5 का दोनों में जा रहा है तो 5 का देंगे। अब बच्चों किसी का भी भाग नहीं जाएगा, दोनों कौन से आ गई, अभाज्य संख्या, यानी 2 को 5 से गुणा करो, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। अगला है चैप्टर नंबर 2 है, तो बच्चों इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि द्विघात बहुपद, तो क्या होता है बच्चों, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, वो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी यहाँ पे जो चर है वो क्या है x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है बच्चों यहाँ पर 2 है। यानी जितनी घात होगी, अगर मान लो कि त्रिघात है तो इसके जो शून्यांक होंगे वो भी कितने होंगे बच्चों 3 होंगे। यहाँ पे 2 घात है तो इसके शून्यांक कितने होंगे बच्चों 2 होंगे। पहले का नाम अल्फा हो जाएगा, दूसरे का बीटा। बहुत बार पूछा जाता है शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बच्चों माइनस का b बटा a। b कैसे निकलेगा, x का गुणांक, और a क्या हो जाएगा बच्चों x² का गुणांक, और जो अचर पद है वो क्या हो जाएगा c। अगला है शून्यांकों का गुणनफल, यानी दोनों को गुणा करना है, क्या होगा c बटा a, यानी c और a को क्या कर दोगे बच्चों अनुपात निकाल देंगे, वो क्या कहलाएगा इसका गुणनफल कहलाएगा। अगला है जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हमें दे रखा हो, यानी अल्फा प्लस दिया हो और अल्फा बीटा दे रखा हो, तो हमें पूछे कि द्विघात समीकरण बनाओ, तो क्या होता है बच्चों x², दोनों के गुण जो योग है उनको जोड़ दो x से गुणा करके, और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों अगर हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है तो हम बच्चों क्या निकाल सकते हैं, वहां पर उसका द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अगला बच्चों यहाँ पर तीसरा अध्याय है हमारा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब बच्चों 2 चर वाले क्या होंगे, यानी एक तो x होगा और दूसरा क्या होगा y होगा। चर का मतलब होता है जो a से लगाकर z तक के अल्फाबेट होते हैं उनको हम चर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों 2 चर का मतलब है a1x b1y प्लस का c1, a2x b2y प्लस का c2। तो बच्चों यहाँ पे a1 b1 c1 d1 ये तो क्या हो गई वास्तविक संख्या है, और x y हमारे क्या है बच्चों यहाँ पर चर है। तो बच्चों यहाँ पर पूछा जाता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो बच्चों क्या होगा ax प्लस का by प्लस का c बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों एक सारणी दे रखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले में बोला है कि बच्चों हमारे पास जो अनुपात है यहाँ से निकाला हमने कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों अगर बराबर नहीं है तो बच्चों क्या होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। क्या होगा बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यानी दोनों क्या होगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी, यानी बच्चों इसका केवल एक ही हल होगा, और क्या होगा वो भी संगत होगा। दूसरा है कि तीनों बराबर हो, यानी a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का मान बराबर है। संपाति का मतलब होता है कि बच्चों एक रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल ऊपर होगी, यानी हम ऊपर वाली रेखा से नीचे वाली रेखा को कभी नहीं देख पाएंगे, वो उसको छुपा लेगा। तो बच्चों को क्या कहलाता है संपाति। अपरिमित रूप से अनेक हल, तो बच्चों ये बार बार काट रही है एक दूसरे को, तो कितने हल होंगे इसके अनंत होंगे, इसका क्या होगा 1 होगा, ये भी क्या होगा संगत। अगर पहले 2 अनुपात तो बराबर हो, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो, तो क्या होगी समानांतर, यानी बच्चों 2 रेखाएं जब एक दूसरे को बराबर बीच का जो अंतर है वो क्या हो बराबर हो, और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, तो बच्चों को क्या होती है समानांतर। अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो बच्चों वहां पर कोई भी हल नहीं होगा, और क्या होगा बच्चों यहाँ पर जो हमारा क्या होगा असंगत हल होगा। तो बच्चों यहाँ पे टेबल हमें पता होनी चाहिए। अगला बच्चों चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पर श्रीधर आचार्य विधि है कि बच्चों जब द्विघात बहुपद हो, क्या दे रखा हो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 हो, तो सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको d के नाम से भी लिखा जाता है, यानी विविक्तिकार भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम d का मान भी निकाल के रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है, यानी एक बार तो हमें प्लस का चिन्ह लगाना है इस जगह, और एक बार क्या लगाना है माइनस का चिन्ह। इस प्रकार से हम x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें बच्चों 2 मिलेगी, क्योंकि कौन सा समीकरण है यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो हमें x के कितने मान मिलने वाले हैं 2 मान। अगला है बच्चों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम विविक्तिकार भी कहते हैं बच्चों, यानी इसका सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं d का मान निकालूं, अगर वो किससे आ जाए बच्चों 0 से ज्यादा आ जाए, यानी यहाँ पे ax स्क्वायर bx प्लस c, यानी यहाँ से हम abc का मान ले लें,
अगर उसका मान क्या आ जाए बच्चों, 0 से ज्यादा आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा है, तो मूल क्या होंगे बच्चों, इसके भिन्न भिन्न होंगे, यानी x के जो दो मान मिलेंगे दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी एक 2 है तो दूसरा 3 होगा, कभी भी समान नहीं होगा। अगला है तो बच्चों वास्तविक भी होगा। दूसरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, पहले में तो 0 से ज्यादा आना चाहिए यानी प्लस में आना चाहिए, दूसरा 0 आ जाए तो भी क्या होगे बच्चों, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों x की वैल्यू क्या होगी, समान। मानो पहला x 2 है तो दूसरा x का मान भी कितना आएगा, उसका 2 ही आएगा, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, हमारे जो मूल होंगे वो क्या होंगे, बराबर भी होंगे और वास्तविक भी होंगे। तीसरा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आता है तो बच्चों यहाँ पर मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे बच्चों, वास्तविक नहीं होंगे। तो फिर हम श्रीधर आचार्य विधि से जो अभी सूत्र हमने ऊपर देखा था उसके द्वारा x और y का मान पता करेंगे। अगला है दी गया समीकरण बनाने पर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने देखा है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, इन सभी की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक समीकरण मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बोला है बच्चों ये समांतर श्रेणी है, यानी एपी की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोला है कि प्रथम पद, यानी ए को तो क्या कहा जाता है बच्चों, प्रथम पद हो गया। डी का मतलब क्या होता है हमारा, सार्वंतर होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। और अगर ए एन की बात करें तो क्या होगा बच्चों, अंतिम पद। तो देखो पहला पद तो ए ही रहेगा, अगर मैं ए के अंदर डी डाल दूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अगला पद निकल जाएगा। फिर मैं अगर इसको 2d से गुणा कर दूं फिर ऐसे 3d, तो बच्चों यहाँ पर ये तो हमारा a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 और a4, इस प्रकार से हम इसके पद निकाल सकते हैं। AP का व्यापक रूप क्या होता है, an a प्लस एन माइनस 1 और d, यानी a तो प्रथम पद हो गया, n यानी पदों की संख्या, d उनका सार्वंतर और an क्या हो जाएगा बच्चों, उसका अंतिम पद हो जाएगा। AP के प्रथम n पदों का योगफल, यानी हमें दे रखा है कि जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार से हमें पद दे रखे और हमें बोलेगी इनका योग कितना होगा, तो क्या होगा बच्चों सूत्र, यानी पदों का योग n बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और क्या हो जाएगा d। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n बटा 2, a है मैं इसको 2 बार लिख दूं a प्लस एन माइनस 1 और d। तो बच्चों ये सूत्र किसका हो गया हमारा, ये हो गया हमारा an का। ये जो an का सूत्र दे रखा है इसको हम किससे लिखते हैं, l से। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा n बटा 2a और इसकी जगह हम l लिख देंगे। तो दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, जब हमें अंतिम पद दे रखा हो तो बच्चों हम किसका सूत्र लगाएंगे SN में, ये वाला n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी n पदों का AP का अंतिम पद l हो तब। अगला है धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, यानी बच्चों यहाँ पर बोला है कि धनात्मक पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे मुझे मान लो कि 100 पद दे दिए, तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, n का मान कितना हो जाएगा 100, 101 बटे में 2 यानी कितना आ जाएगा 50। तो इसको हमें गुणा करना, जो भी आंसर आएगा 5 50 50 आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बच्चों क्या होगा सूत्र कि b बराबर क्या होगा, यानी देखो a प्लस बी प्लस सी, तो बच्चों विषम पद है तो विषम पद का क्या होता है, बीच वाला मान ही आंसर होता है, यानी b बराबर a प्लस सी हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 2, यानी जितने पद है उसका हम क्या कर देंगे, वहां पर भाग दे देंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। अगला है बच्चों चैप्टर नंबर 6 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर हो गया और एक हमारा 10 हो गया, क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है ये हमारे थ्योरी बेसिक चैप्टर है तो इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है। समरूप आकृतियां बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 9 में पढ़ा था सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है उनका आकार और माप दोनों क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, तब तो क्या कहलाता है वो सर्वांग सम, जिसके लिए हम इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग में लेते थे। समरूप का मतलब होता है कि जिनका आकार तो समान हो लेकिन माप समान होना जरूरी नहीं है। मान लो कि मेरे पास 2 त्रिभुज है, इसका मान अगर बात करूँ ये भुजा 3 की है तो ये कितने की है 6 की, ये 3 की है तो ये कितने की 4 की, ये 2 की है तो कितने की 5 की है। आकृति तो समान है यानी दोनों तो त्रिभुज है लेकिन दोनों की जो भुजाओं का अनुपात है वो क्या है बच्चों, अलग अलग है, यानी यह जो भुजाएं दे रखी है ये क्या होगी, हमेशा अलग अलग माप की है। तो बच्चों यहाँ पर कि आकार तो समान होता है लेकिन उनका माप समान होना आवश्यक नहीं है, तो बच्चों क्या कहलाएगा, हमारा समरूप कहलाता है। समरूप को हम टिल्ड साइन के द्वारा लिखते हैं। समरूप बहुभुज यानी कब होंगे बच्चों, तो चलो इसको समझ लेते। एक तो उनकी संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, हमारे पास माना कि 2 त्रिभुज है, एक तो हो गया ABC, एक हो गया DEF, तो बच्चों ये जो कोण है ना, ये वाले कोण ये आपस में क्या होने चाहिए, संगत कोण के मान बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहली प्रमेय इंपॉर्टेंट है, थेलेस प्रमेय, तो बच्चों देख लेते हैं थेलेस प्रमेय क्या कहती है। थेलेस प्रमेय ये कहती है बच्चों कि जब भी देखो 2 चीजें दे रखी है, देखो सबसे पहले ऊपर वाले को एक बार सही से समझते हैं, यानी कोण A है इसका कोण क्या होगा, संगत कोण D होगा। इसी प्रकार जो कोण B है वो किसके बराबर होना चाहिए, कोण E के बराबर होना चाहिए। कोण C है वो किसके बराबर होना चाहिए, कोण F के बराबर होना चाहिए। 3 तो कोण बराबर हो गए। संगत भुजा यानी ये जो AB भुजा है इसका अनुपात D के बराबर होना चाहिए। BC का बटेवे क्या हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पर EF हो जाएगा और AC बटे हुए क्या हो जाएगा DF। तो बच्चों इस प्रकार से क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो बच्चों क्या होगा, वो हमारा संगत यानी समरूप कहलाती है दो आकृतियां। अगला है, यहाँ पर हमें बोला है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं। तो बच्चों यहाँ पर थेलेस प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यानी ये बच्चों समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती कोई रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों ये जो दो भुजाएं हैं, अरे तीसरी भुजा क्या है, ये वाले, ये पहली भुजा है, ये दूसरी, ये तीसरी है, यानी तीसरे के समानांतर कोई एक रेखा खींचे तो ये क्या करेगी, इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी। यानी बच्चों AD बटे हुए तो क्या हो जाएगा DB और AE बटे हुए क्या हो जाएगा हमारा EC हो जाएगा। तो पहला अनुपात तो हो गया कि AD बटे हुए DB, दूसरा हो जाएगा AE बटे हुए EC। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थेलेस प्रमेय। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि मैं एक तो आधा ले लूं यानी AD हो गया, इधर का आधा क्या हो गया AE हो गया, फिर मैं क्या करूं पूरा भाग ले लूं यानी पूरा AB ले लूं। इस प्रकार से मैं क्या ले लूं, AC ले लूं। बच्चों बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इसलिए पता होना चाहिए। अगला मैं जो तीसरा सूत्र बनाता हूं, मैं क्या करूं, पहले नीचे वाला भाग ले लूं यानी DB, फिर इसका पूरा भाग ले लूं, क्या ले लूं बच्चों AB ले लिया, इसका नीचे वाला भाग आधा ले लेता हूं और ऊपर वाला पूरा ले लेता हूं। तो बच्चों इस प्रकार से हम थेलेस प्रमेय के द्वारा यानी दो किसी तीसरी भुजा के समानांतर अगर दूसरी भुजा को कोई भुजा बराबर मिलाती है उसके क्या हो बच्चों, समानांतर हो, यानी यहाँ पर DE भुजा है ये किसके समानांतर है, BC के समानांतर है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो बच्चों क्या होगी, इनकी जो भुजाएं हैं उनको मिलाने वाली रेखा उनको बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला बच्चों थेलेस प्रमेय का विलोम। अगर हमें क्या बोला है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा के समानांतर होती है। माना कि ये जो भुजा है ये बीच की रेखा क्या होगी बच्चों, एक दूसरे के समानांतर है। तो पहले तो क्या बोला था, समानांतर है तो क्या होगा, इनका अनुपात बराबर होगा। अब अगर हमें अनुपात दे रखा है तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। तो बच्चों ये एक दूसरे के क्या होगा, उल्टा होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि हमारी जो थेलेस प्रमेय का विलोम। त्रिभुज की समरूपता क्या होती है बच्चों, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि कौन सा इसका समरूप कसौटी का आंसर नहीं है। तो बच्चों तीनों कोण होंगे चाहे दो कोण हो, क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण वैसे भी बराबर होगा, यानी कोण कोण कोण। दूसरा है बच्चों कि ट्रिपल एस, यानी तीनों भुजाएं क्या हो उसकी बराबर हो। चौथा है कि वहां पे SAS यानी दो तो भुजा और एक कोण बराबर हो। तो बच्चों यहाँ पर तीन नियम हो गए, यानी तीनों कोण बराबर हो, दूसरा हो गया उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और तीसरा हो जाएगा उसकी दो भुजा और एक कोण बराबर हो। तो बच्चों कौन सा नियम हो जाएगा हमारा, SAS नियम कहलाता है। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों जो भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप होती है, यानी जितनी भी सर्वांग सम होगी वो तो समरूप होगी, यानी सर्वांग सम जो भी है वो क्या होगा बच्चों, हमेशा समरूप होगा। क्योंकि देखो इसमें हमने पढ़ा था कि आकार और माप समान होना चाहिए। यहाँ पे आकार तो समान होना चाहिए, माप समान होना जरूरी है, जरूरी नहीं है, इसलिए सर्वांग सम क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन कभी भी कोई समरूप है वो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये हो ना हो यानी हम कह नहीं सकते कि ऐसा कभी भी होगा। तो बच्चों ये चीज आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। अगला है बच्चों, आज हम ऐसा करते हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम केवल इसके जो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर है उनके ही फॉर्मूले देखते हैं। तो बच्चों अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर देखो दो बिंदु दे रखे, एक तो P दे रखा है और एक Q दे रखा है। इनके अगर बीच की दूरी निकालनी है तो क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और किस में लिखना है इसको, रूट में। तो हो जाएगा D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला बोला है कि बच्चों बिंदु मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है 0 0 होते हैं। अगर 0 0 से मैं x y की दूरी निकालूं तो कितना मिलेगा बच्चों, x स्क्वायर और y स्क्वायर, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है, अगर दो बिंदु मुझे A और B दे रखा है तो बच्चों बीच में कोई बिंदु है जिनको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 और M2। माना कि मेरे पास दो बिंदु है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके x2 और y2 है, बीच में कोई बिंदु P है जो इनको M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो बच्चों आंतरिक विभाजन कर रहा है, तो हमें बताना है इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो बच्चों M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2 होगा। ये बच्चों दोनों के लिए सेम सूत्र है, केवल यहाँ पर क्या होगा, x की जगह y करना है और बाकी चीजें सेम रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर है आंतरिक विभाजन। अगर क्वेश्चन में दे दे बाह्य विभाजन तो आपको क्या करना है, जो भी प्लस है उसकी जगह केवल माइनस रख देना है। बिंदु P और Q को जोड़ने वाला रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों मध्य बिंदु का मतलब है कि वो दोनों के बीच में स्थित है। माना कि मेरे पास दो बिंदु है A और B है, इसके निर्देशांक x1, इसके
y1 x2 और y2 है। मुझे पूछा कि p क्या है, इसका मध्य बिंदु है। मुझे इसके निर्देशांक ज्ञात करने में कैसे निकालूंगा, यानी x1 x2 को जोड़ करके 2 का भाग दे दूंगा, ऐसे ही y1 y2 को जोड़ करके 2 का भाग दे दूंगा, तो मुझे किसके निर्देशांक पता चल जाएंगे बच्चों, जो मेरा यहाँ पर मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक पता चल जाएंगे। अगला सवाल है संरेखीय। संरेखीय का मतलब होता है कि बच्चों अगर कोई त्रिभुज है, यानी कोई 3 बिंदु दे रखे हैं मुझे, अगर दो को जोड़ू मैं तो तीसरे का अगर बराबर आता है उसका योग क्या होगा बच्चों, संरेखीय होगा। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि संरेखीय बताइए, 3 बिंदु के निर्देशांक दे देंगे, यानी आपको ए बी सी के निर्देशांक दे दिए, तो आप क्या करोगे, पहले ए बी बी सी और ए सी तीनों की क्या करोगे, दूरी निकाल दोगे, यानी ए बी निकाल दोगे, बी सी और सी ए तीनों की दूरी निकाल दी। उसके बाद हम देखेंगे किसी 2 को जोड़ने पर वो तीसरे के बराबर आ रहा है क्या, अगर आ रहा है उनका योग, तब तो क्या होगा बच्चों, बिंदु संरेखीय होगा। अगर हमें बोले कि ये त्रिभुज है या नहीं है, तो बच्चों त्रिभुज के लिए क्या करोगे आप, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक तो समकोण पूछे और एक क्या पूछे बच्चों यहाँ पर कि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज पूछे। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें समबाहु त्रिभुज में तो क्या होगा, जो तीनों भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा बच्चों, बराबर आना चाहिए, ए बी बी सी सी ए। समकोण की पूछे तो कोई 2 भुजाओं का मैं क्या कर दूं, जो करके अगर वर्ग करके जोड़ कर दूं तो किसके बराबर होगा बच्चों, तीसरी भुजा के बराबर होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मुझे समांतर चतुर्भुज की बात करें तो बच्चों सबसे पहले क्या होती है, 4 भुजाएं हो जाएगी ए बी सी डी, तो सबसे पहले आपको ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगला है बच्चों की यहाँ पर ये जो हमने विकर्ण खींचे इनका योग भी, ये भी क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, यानी यहाँ पर वर्ग बोले या समचतुर्भुज बोले किस प्रकार का दिया उसके हिसाब से करना है। यानी बच्चों अगर हमें बोले कि यहाँ पर वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, यानी इनका जो भी हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर इनके बीच की दूरी बराबर है, फिर इनके विकर्ण है वो भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होंगे। अगर दोनों चीजें बराबर है तो बच्चों हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण होगा और एक चतुर्भुज का निर्माण होगा, बाकी नहीं होगा। तो बच्चों ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर हम इसके जो बाकी के 7 चैप्टर बचे हुए हैं उनके जितने भी फॉर्मूले हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।